Hi, welcome back. U for Physics and lecture number 16. आज मैं तुम्हें बताऊंगा what is electric field, what is electric field strength, what is the difference between the two, what is the potential difference and what is the relation of potential difference with electric field intensity and what is the relation of force with potential difference. Okay, so stay tuned. आज हम करते हैं, लेट्स स्टार्ट. देखो, जब कहा जाता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज ए चार्ज, दिस इज ए पॉइंट चार्ज. तुम लोगों को ये भी पता है कि यहाँ से परपेंडिकुलर फील्ड लाइन निकलेगी. मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है क्यों निकलती है. बाहर की तरफ निकलती है, तुम्हें पहले से पता है. जिसको नहीं पता वो लेक्चर 13 और 14 देख सकता है, ठीक है. अब क्या करना है, अब ये पूछता है, देखो ये फील्ड लाइन तो हमें ये भी पता है कि इन्फिनिटी तक जाती है. ओके, वी आर डूइंग ग्रेट. इन्फिनिटी तक चली गई. तो क्या फिर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, ठीक है. तो इसका आंसर है नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड केवल उसी एरिया को कहा जाएगा, इसके चारों तरफ, उसी एरिया के चारों तरफ. बोले तो ये एक स्फीयर है, पॉइंट चार्ज स्फीयर, स्फीयर बोले तो चारों तरफ, ठीक है. जैसे कि मैंने लेक्चर 14 में एक नींबू लिया था, उसके चारों तरफ का एरिया, ठीक है, 10 दिशाओं में इसका जो एरिया, जहां पर कोई भी एक दूसरा चार्ज आता है तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन महसूस करे, ठीक है, वही इसका फील्ड कहलाएगा. अगर तुम यहाँ लेके आते हो एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे लाने के बाद में इसकी फील्ड लाइन जा रही थी ऐसे, ठीक है, लेकिन इसकी फील्ड, इस चार्ज को कुछ नहीं पता चला, ना रिपेल हुआ ना अट्रैक्ट हुआ, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे इसका फील्ड नहीं है, इस चार्ज का फील्ड यहाँ पे नहीं है. जैसे जैसे मैं यहाँ लेके आया यहाँ भी नहीं है, और जैसे यहाँ पे आया इसने ऐसे ही इधर कदम रखा तो ये यहाँ से रिपल्सन, उधर फोर्स लगा इस पे, तो यहाँ से इसका फील्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है, सिमेट्रिकली, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है. तो देखो ये फील्ड होता है, लेकिन इसकी फील्ड लाइन टू द इन्फिनिटी जाती है, ठीक है. अब हमें पता करना है कि इसके फील्ड में किसी भी पॉइंट पे, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एरिया, एरिया फील्ड इज इक्वल टू एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि इस एरिया में किसी भी पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ, यानी कि क्या फोर्स है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका यहाँ पे क्या फोर्स है, 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 यहाँ पे क्या फोर्स है. मैं पॉइंट को दूर लेता जा रहा हूं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं पॉइंट को पास लेके आता जा रहा हूं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है. तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पे क्या फोर्स है. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया होता है, सिंपल. एरिया का क्या फॉर्मूला होगा. तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है, लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारी बुक्स में कॉमनली और जनरली कह दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने क्या बोलते हैं 255 न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम क्या है ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है, पहले सुन लो. 255 न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. बताओ इस पे, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है 2 कूलम का, उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है. तो वो कह तो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, उसको कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इस चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी है, तो बताइए उस चार्ज पे इस पॉइंट पे क्या फोर्स लगेगा, उसको कहना चाहिए फील्ड स्ट्रेंथ, और वो कहता है फील्ड. तो इसका मतलब वो जनरली समझता है कि बच्चों को ये चीजें पता है, ठीक है. तो बार बार में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 3 बड़े बड़े वर्ड लिखूंगा, इससे बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता है वो, ठीक है. तो बड़े बड़े वर्ड लिखने की जगह पे अपना स्पेस बचाने के चक्कर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता है, ठीक है. तो तुम समझ जाना, जहां भी ऐसा दिया जाए 255 न्यूटन पर कूलम, जहां भी न्यूटन पर कूलम लिखा जाए तो समझ जाना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है. ओके, और इसका क्या फॉर्मूला होता है ये मैं बताऊंगा, ये सारी मेरी गारंटी है तुम्हें समझाने की, ठीक है. ओके, तो अब तुम्हें फील्ड और फील्ड स्ट्रेंथ में समझ में आ गया. फील्ड तो होता है पूरा एरिया, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ होती है किसी भी एक पॉइंट में. इस फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पे क्या ताकत लग रही है किसी भी चार्ज के ऊपर, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर, ठीक है. ओके, दैट्स ग्रेट. अब पूछता है कि इस पॉइंट पे मुझे बताओ, क्योंकि इसकी तो ये ऐसे ऐसे जा रही होगी बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहा होगा, ठीक है. हमें क्या बोला, हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या लेना होता है, हमेशा याद रखना, टेस्ट करने के लिए टेस्ट हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा. लिया हमने, और जैसे लिया इस पे ये फोर्स इधर लगेगा, ठीक है.
ओके कितना लगेगा, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज, एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज। अब ये क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई, यहाँ पे जो चार्ज होगा जी, ये टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे रखूंगा, ये टेस्ट चार्ज अप्रोच टू जीरो प्लस टेस्ट चार्ज अप्रोच टू जीरो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसको बोलते हैं इस पॉइंट पे इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, फोर्स, ठीक है। ओके अब इसके डायरेक्शन का हिसाब हमें लगाना है, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो देखो लेफ्ट साइड के वेक्टर का हिसाब हमें राइट साइड के वेक्टर की डायरेक्शन से लगाना होता है। इसके डायरेक्शन का हिसाब क्या मैं इस चार्ज से लगा सकता हूँ? नहीं, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज इज ए स्केलर, तो हमें इस एफ से लगाना होगा इसका हिसाब। एफ इज ए वेक्टर, तो एफ देखो जब इस दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हो, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर वो रिपेल होगा तो हमें दिखाई देगा। हमें ये भी पता है कि ये पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज, हमें ये भी पता है कि ये रिपेल हो रहा है, दूर जा रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये रिपेल हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, हमें पता चल गया कि एफ की और ई की सेम डायरेक्शन है, पॉजिटिव साइन। अगर देखो ये होता नेगेटिव, अब मैं नेगेटिव बना ही देता हूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव बना ही देता हूं। अगर ये होता नेगेटिव का हमें पता फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती है, परपेंडिकुलर होती है, दोनों अंदर की तरफ क्यों होती है, परपेंडिकुलर क्यों होती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे तरह से, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा होता कि बताइए, हाँ अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या लेना होता, पॉजिटिव ही लेना होता, इस पे फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है किस तरफ, चार्ज की तरफ, ठीक है। तो हमें इसका तो पता ही होता है, टेस्ट चार्ज जब टेस्ट कर रहे हैं तो चार्ज का तो पता ही होगा हमें क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। जब ये अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें ये पता है कि ये जो जिसका फील्ड है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये थी, तो हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स, हाँ एक मिनट, इसमें क्या कर दिया, फोर्स भी उधर डायरेक्शन पे, हाँ। अब देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है और हमें फील्ड लाइन का भी पता है, तो इसका मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन है, फिर से यही फॉर्मूला लग गया, ठीक है। पॉजिटिव में मैंने टेस्ट चार्ज लिया ये, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जैसे रिपल्सन हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन क्या होती है, वही होती है, बाहर की तरफ होती है, और ये बाहर की तरफ जा रहा तो सेम डायरेक्शन, ओके। नेगेटिव में फील्ड लाइन अंदर की तरफ होती है, हमें पहले से पता है, यहाँ पे जैसे हमने चार्ज रखा वो अंदर की तरफ आया, तो हमें पहले नहीं पता था ये नेगेटिव है पॉजिटिव, पहले जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज इसको रखा तो ये अट्रैक्ट हुआ, हमारे समझ में आ गया कि वो नेगेटिव है, जिसका ये फील्ड है वो नेगेटिव है। अब हमें नेगेटिव का पहले से पता है क्योंकि फैराडे ने हमें बता दिया था नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ लेनी है, तो ये भी अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की अंदर की तरफ होती है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन, तो फॉर्मूला होगा ये। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, मान लो क्या कि ये क्या होता, क्या होता, मान लो कि मैं ये टेस्ट चार्ज तो छोड़ो, ऐसे ही कोई लेके आ रहे हो, तुम क्या लेके आ रहे हो, नेगेटिव का 2 कूलम है किसी के फील्ड में, नेगेटिव का 2 कूलम है, तो तुम्हें ये इसका तो पता होगा कि नेगेटिव का है, ठीक है। ये जिसके फील्ड में लेके आ रहे हो इस पे होगा रिपल्सन। अब जब नेगेटिव का रिपल्सन हो रहा है तो तुम्हें पता नेगेटिव का सेम चार्ज से रिपल्सन होगा, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है। अब तुम्हें नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता होता है, अंदर की तरफ होता है, और वो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन, राइट। फोर्स से पता चल गया, फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, नेगेटिव वाला रिपेल हुआ है, नेगेटिव वाला रिपेल हुआ हो तो पक्का ये नेगेटिव ही होगा। अब हमें पता है नेगेटिव की फील्ड लाइन क्या होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की तरफ होती है, फैराडे ने बताया था। अब इसके फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ और फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, यहाँ अपोजिट हो गए दोनों, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव साइन, ओके दैट्स ग्रेट। ये तो हो गया फील्ड लाइन का समझाना, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का फोर्स से कैसे पता लगाओगे, ओके। अब देखो मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, ओके। देखो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, राइट, जेड, यहाँ पे एक रखा है पॉइंट चार्ज, ओके। फील्ड लाइन पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगी, ओके। अब ये पूछता है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, नहीं यहाँ पे मुझे ये फील्ड यहाँ पे रखा था, ये फील्ड कितने का है, मान लो ये फील्ड है 2 कूलम का, पॉजिटिव है, ओके। तो ये ओरिजिन पे रखा था तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, मैं 3D में बताऊंगा इसको, 0 0 0 ये पॉइंट था। इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि फील्ड
स्ट्रेंथ क्या होगी। इसका पॉइंट वो दे देता है कि भाई इसका x तो है 2, y है 3, z है 4। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं पहले तो 3D में। पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये ग्राफ क्लियर हो गया। ये पॉइंट था, ओरिजिन पे चार्ज रखा, पॉजिटिव है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे पूछ रहा है क्या, इसकी फील्ड इंटेंसिटी बताओ, फोर्स बताओ, इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ है, इस पे इंटेंसिटी बतानी है। अब देखो ये क्या है, आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो ये 0 0 0, ये 2 4, 2 में से 0 गया 2i, 3 में से 0 गया 3j, 4 में से 0 गया 4k। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर या सिंपल डिस्प्लेसमेंट, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4 9 16 √25, ये आया। ओके, इसकी डायरेक्शन निकाल लो। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ही निकाला था बेटा, गर्मी है तो पसीने आ रहे होंगे सर जी को, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया। ओके, मैंने क्यों निकाला ये, क्योंकि मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए थी, तो 4 9 16 29, ओके 29, राइट, हाँ राइट, ओके। हाँ, अब मुझे इसकी डिस्टेंस क्यों चाहिए थी, इसका मैग्नीट्यूड क्यों चाहिए था, क्योंकि मुझे इस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, ई, उस पॉइंट पे निकालनी है। फोर्स एक्सपीरियंस भाई यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव अप्रोच टू 0, ठीक है। और क्या आया था फॉर्मूला निकल, अब देखना इस पे फोर्स क्या होगा, पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मान ले Q, इसका Q है, Q = +2, Q2 अप्रोच टू 0, इसका नाम Q0 अप्रोच टू 0, ठीक है। इस पॉइंट पे ये रख दिया मैंने, r², ये तो था कूलम्ब का फोर्स, ठीक है। अब ये क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज F/Q, ये देखो Q रख दिया, इससे ये कट गया, इंटेंसिटी क्या निकल के आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², ये आया। अब तक देखो ये तो मैग्नीट्यूड था, हमने मैग्नीट्यूड में बात कर ली। अब क्या करना है, अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन का राइट हैंड साइड से पता लगाना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन का इससे। अब देखो 1/1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की कोई डायरेक्शन होगी नहीं, तो इससे इसकी डायरेक्शन का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अब हम आते हैं Q पे, हमारे पास Q वेरिएबल है, लेकिन Q क्या होता है, Q इज स्केलर, इट्स अ चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब Q से भी हम लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। तो हमें अब क्या करना है, हमारे पास बचता है ये R क्या है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन क्या है इसकी, देखो चार्ज यहाँ था, इस पॉइंट पे पता लगाना हमें, पॉजिटिव है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, और मैं यहीं से यहाँ तक कि इस पॉइंट को मैं नाप रहा हूँ, मैं फित्ता भी यहीं से घेरूंगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, और फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होती है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। पहले तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, आर की डायरेक्शन क्या है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर होता है, तो इसका यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी डायरेक्शन यहां लिख दी। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, आर की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सेम है तो मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का हिसाब लगाया राइट हैंड साइड से, ना तो इससे लगाया जा सकता था, कांस्टेंट है, ये स्केलर है, लगाया जा सकता था पोजीशन वेक्टर से। मैंने पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन क्या है, मैंने उसको इधर से नापना स्टार्ट किया चार्ज से, तो दोनों की डायरेक्शन सेम थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज हो तो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और मैं इसको आर की भी सेम डायरेक्शन, तो मैंने पॉजिटिव लगा लिया। अब मैं कहता हूं नहीं यार, मैं तो आर की डायरेक्शन पॉइंट से चार्ज, मैं तो उल्टा नापता हूं, इसको ऐसे नापूंगा, यानी कि आर की डायरेक्शन इधर है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आर की डायरेक्शन क्या थी, ये तो आर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। ऐसे डायरेक्शन का हिसाब लगाया जाता है, ठीक है। ओके, मैं इधर से नाप रहा हूँ इस न्यूमेरिकल में, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन,
1/4 को की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ ओके ग्रेट। क्यू क्या था हमारा 2 कूलम ओके। क्यू अपॉन यही है ना 1/4 Q/r²। ठीक है। अब क्या कहता है कि ये डिस्टेंस बताओ, ये मैग्नीट्यूड बताओ। ये मैग्नीट्यूड कहता है √29 का स्क्वायर 1/4 Q/r²। 1/4 Q/r²। यहां तक कर दिया मैंने ओके ग्रेट 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 वी आर डूइंग ग्रेट। 9 दूनी 18 ये 29 हो गया आर का स्क्वायर √29 का स्क्वायर। ठीक है ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब आप कहते हो कि सर जी हमें तो डायरेक्शन भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आर वेक्टर से। अब ये देखो ये लिखूंगा मैं यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर क्या था वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड 18 10 की शक्ति 9 29। वेक्टर आर क्या था ये था 2i 3j + 4k। मुझे पता है इनिशियली स्टार्ट के 4-5 मिनट मेरी स्पीड ज़्यादा रही होगी, लेकिन अब मुझे थोड़ा रियलाइज हो गया, मैं फिर से स्लो आऊँगा। ठीक है वेक्टर आर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड वही √29। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाल रहे थे हम 18 10⁹ और 29 √29 और ये वेक्टर 2i 3j 4k ये हो गया। अब इसको देखो तो ये कैलकुलेटर का काम है तो अपना लगा काट पीट के कर लेना कुछ भी। ठीक है कुछ भी आएगा यहाँ पे। मैं क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो ये काट पीट के आया 35 आएगा नहीं, जब तुम करोगे तो देख लेना। मैंने मान लिया, मुझे समझाना है तुम्हें। ये आ गया 35 काट पीट के, बताना मुझे कमेंट में क्या आया एक्चुअल में। ठीक है 35 और वेक्टर क्या था 2i 3j 4k ओके। अब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 35 को कर दो 70i 35 दिया 105 j 35 चौके 70 दूनी 140 के। ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या था यहाँ पे 2 कूलम प्लस का एक चार्ज रखा हुआ था। ठीक है यहाँ पे उसने पूछा था इस पॉइंट पे, ये पॉइंट शायद 2 3 4 ऐसा कुछ था। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये होगी। ओके आगे करते हैं, टेंशन मत लो। एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं तुम्हें। मेरी जो गलती इस वीडियो में अब तक हुई है वो स्पीड की हुई है स्टार्ट में, वो मैं दूसरे न्यूमेरिकल में डाउन कर देता हूँ। आज मैं तुम्हें कम से कम 40 मिनट पढ़ाऊंगा, कम से कम है, ये 50 भी हो सकता है। ठीक है देखो अब तक तो मैंने अब पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया ओरिजिन पे मैंने चार्ज को रख दिया था 2 कूलम को और यहाँ पे निकलवाया था। अब मैं क्या करता हूँ अब की बार मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको 3 कूलम। ग्रेट 3 कूलम रख दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो इस पॉइंट पे बताओ मुझे क्या होगी स्ट्रेंथ। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगी, इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखो पहले ये बोलता है कि ये चार्ज जो है 3 कूलम रखा हुआ है 2 3 4 इस पॉइंट पे। मुझे बताओ 4 2 5 इस पॉइंट पे इस पॉइंट का ये दे दिया कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे मुझे बताओ इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। पहले तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा R1, फिर मैं इसका निकालूंगा R2, दोनों का निकालूंगा R, ये क्या होगा R1 से 2। ठीक है 1 से 2 को मैं ऐसे करता हूँ, फिर बाद में 1 2 कर देता हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। ये याद करने का तरीका है 1 से 2 यानी कि 1 से 2 फिर 1 2। अब R12 ठीक है पहले तो R1 निकालो। R1 क्या है कोऑर्डिनेट है 2 3 4 2i 3j 4k। R2 क्या है 4i 2j 5k। ग्रेट 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 वी आर डूइंग ग्रेट। अब मैं निकालता हूं R12 क्या था ये R1 से 2 R12 क्या है यानी कि R2 माइनस R1। अगर मुझे ये निकालना है R12 यानी कि 2 - 1। अब देखो 2 - 1 2 में से 2 गया नहीं 4 में से 2 गया 2i
2 में से 3 गया माइनस जे, 5 में से 4 गया प्लस का के, ये हमारे पास क्या आ गया R12। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, स्टे विद मी। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये भी 1, दोनों का ये √6 मैग्नीट्यूड। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, किसकी 1 2 की। डायरेक्शन किसको कहते हैं, किसी वेक्टर की डायरेक्शन उसको उसके यूनिट वेक्टर को कहते हैं। तो इसके यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो R12 का, ये देखो कैप लगानी है हमें, ठीक है, कैप में लगा दी। और इसका कैसे यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को लिखो पहले, फिर उसके मैग्नीट्यूड को लिखो, ठीक है, यही तो करना होता है। वेक्टर क्या था हमारे पास 2i माइनस जे प्लस के, उसका मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास √6। ये सारी चीज़ें काम आएंगी, जैसे पहले सवाल में आया था, ठीक है, पहले न्यूमेरिकल में आया था, ये मैंने करके रख दिया है। अब मेरा काम क्या है, ये बोल रहा है इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तरीका क्या था, मैं रख देता हूँ यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा पॉजिटिव लेना है, रख दिया। अब मैं देखता हूँ ये इसको कैसे फेंक के मारेगा, कितने फोर्स से फेंक के मारेगा, ठीक है, फेंक के मारना, ठीक है। तो ये क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लिमिट लगा दें यार, टेस्ट चार्ज अप्रोच टू 0, यानी कि इतना छोटा है, ठीक है, ओके। और एक बात बताओ, अप्रोच टू 0 का मतलब क्या होता है, ये भी बता देता हूँ, टेंस टू 0। मान लो अगर ये 2 कूलाम है, 1 मिनट, ये चार्ज है, ये कितना है 20 लाख कूलाम का है। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कूलाम रख देता हूँ। अब 2 कूलाम की 20 लाख कूलाम के सामने क्या औकात है, टेंस टू 0, कुछ भी नहीं है। तो 2 कूलाम इसके सामने टेंस टू 0 बन जाता है, यानी कि इसको 2 कूलाम को यूज कर सकते हैं हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। लेकिन अगर हमें 2 कूलाम की निकालनी हो तो ओके, 2 कूलाम की अगर हमें निकालनी हो तो फिर इसके सामने 2 × 10⁻⁻⁶ यानी कि 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम की औकात इसके सामने क्या हो जाती है, अप्रोच टू 0 हो जाती है। नहीं, 2 माइक्रोकूलाम की 2 कूलाम के सामने क्या औकात है, कुछ नहीं, तो इसके सामने हो जाती है। और देखो 20 लाख कूलाम के सामने 2 कूलाम की औकात 0 हो जाती है। तो जो अप्रोच टू 0 टेंस टू 0 भी है ना, रिलेटिव होता है, रिलेटिव, यानी कि पता नहीं कोई भी चीज, जैसे कि अर्थ के मास के सामने मेरा मास टेंस टू 0, अप्रोच टू 0, कोई औकात नहीं है। अरे मेरा तो छोड़ो, वही जो पहले लास्ट लेक्चर में बताया था, ट्रेन का मास भी अर्थ के मास के सामने अप्रोच टू 0 होता है। लेकिन मेरे सामने अगर 2 साल का बच्चा आ जाएगा तो, 2 साल का बच्चा तो नहीं, मेरे सामने एक चींटी आ जाती है तो चींटी का मास मेरे मास के सामने अप्रोच टू 0, एम अप्रोच टू 0 हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच टू 0, मास अप्रोच टू 0, क्यू अप्रोच टू 0, ये भी रिलेटिव होता है, ठीक है, ओके। तो देखो हमें क्या निकालना था, हमें तो यहाँ पे कौन सा कूलाम था, ये 3 कूलाम था, ठीक है, 3 कूलाम था। ये तो मैंने अप्रोच टू 0 समझाने के लिए तुम्हें समझाया है सब, ओके। ये यहाँ पॉइंट पे ये अप्रोच टू 0 क्या महसूस करेगा, ओके। इसके डायरेक्शन के हिसाब से पता लगाएंगे। पहले मैग्नीट्यूड में बात करते हैं। E = 1/4πε Q अपॉन Q क्या था 3 कूलाम, R² यानी कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस बोले तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था R12 का, R1 से 2, √6 का स्क्वायर 1/4πε Q अपॉन R²। Q क्या है 3, R², ओके ओके। वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर गुड, ये देखो वी आर डूइंग रियली ग्रेट। 6, ओ माय गॉड, ये देखो 2, 4.5। तो बेटा खींच किलोमीटर से हैं, मीटर खींच के लेना हमेशा। 10 रुपये रीडिंग है, देखो ये यहाँ पे आ गया। अब देखो हाँ, इसकी यूनिट में बताना भूल गया, ये न्यूटन होती है, इसकी ये कूलाम होता है। तो जो भी कुछ निकल के आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। तो ये क्या निकल के आएगी, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये फॉर्मूला डायरेक्ट ये क्यों रख दिया आपने, Q0 का यूज नहीं किया। अरे वो तो वही पिछले में बताया था मैंने, ठीक है। ये Q, ये 3 कूलाम, ये Q0 ये वाला, ठीक है, R², फिर ये फोर्स एक्सपीरियंस बाई दिस, फिर Q0 नीचे आ जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये बच गया केवल ये। तो मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे ले लिया था 1/4πε Q अपॉन R², ठीक है। तो एक बात और बता देता हूँ, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए ये फॉर्मूला कहता है कि हमें किसी दूसरे चार्ज की मदद ही नहीं लेनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है हमें कोई दूसरा चार्ज या अप्रोच टू 0 रखने की, कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले में कहीं पे अप्रोच टू 0 आया ही नहीं, सीधा ये आया निकल के।
इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है भाई 1/4 हमें पता होता है 9 × 10⁻⁹ क्यों, ये कौन सा वाला क्यों, जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। हमें केवल वही चार्ज चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, जहां पे निकालनी है केवल उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए, और वहां पे Q अप्रोच टू 0 तो रखने की जरूरत भी नहीं है, फॉर्मूले में वो कहीं आया नहीं। सिंपल। अगर तुमसे कोई पूछता है कि एक 20 लाख गुलाम है और 2 किलोमीटर दूरी पे उसका फोर्स बताओ, तो तुम्हें डिस्टेंस बता दी 2 किलोमीटर, 20 लाख गुलाम, वो चार्ज बता दिया जिस चार्ज की वजह से निकालना है। केवल ये दो ही चीज तो चाहिए थे हमें, वो चार्ज जिसकी वजह से निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है उसके डिस्टेंस, उस पॉइंट पे दूसरा टेस्ट चार्ज रखने की जरूरत भी नहीं है। दैट्स इट, इंटेंसिटी निकाली जा सकती है आराम से, ठीक है। और देखो यहाँ आ गए थे हम मैग्नीट्यूड, ये न्यूटन पर कूलम मैंने समझा दिया, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब मैग्नीट्यूड, अब हम किसकी बात करते हैं, अब डायरेक्शन की। ये सर हाँ मैग्नीट्यूड तो करा दिया, अब डायरेक्शन तो बताओ। ओके, पकाते ज्यादा हो, ये लो डायरेक्शन, पहले मैग्नीट्यूड लिखना, एक मिनट, मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड ये लिख दिया। अब डायरेक्शन क्या थी, R12, R12 का क्या वेक्टर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से बाहर की तरफ होगी, और मैं चार्ज से ही उस पॉइंट की डायरेक्शन माप रहा हूं, यानी कि R1 से 2 की तरफ जा रहा हूं, 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं। R12 की डायरेक्शन और पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी R12 की डायरेक्शन वही फील्ड की होगी। इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन होती है इसका यूनिट वेक्टर, और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, ये नीचे निकलवाया था मैंने, ये इसीलिए निकाल लेता हूं मैं पहले ही। तो यहां पे अब मैं क्या लिख दूंगा आगे, 4.5 10⁻⁹ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4.5 × 10⁻⁹, आर वेक्टर क्या था 2i - j प्लस का k अपॉन √6, राइट, हो गया। एक बार माइक को चेक करना, लगा हुआ क्या ऊपर से स्क्रॉल करके। देखो अब ये क्या हो गया, 4.5 × 10⁻⁹ √6, माइक लगा है, थैंक यू। अब देखो ये तुम काट पीट लेना अपने कैलकुलेटर से, ठीक है, कुछ भी आएगा, मैं मान लेता हूँ ये 70 आ गया, तुम्हें कमेंट में डालना है कि दूसरे न्यूमेरिकल का क्या आया था ये काट पीट के, ठीक है, 70 और 2i - j प्लस k। प्लेबैक करके देख लेना, ये सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया उस पॉइंट पे, इसकी वजह से 3 कूलम की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई, 140 आई, 70J 70K। हाँ दैट्स इट, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल करा दिए मैंने, प्लेबैक करके देखते रहना, ठीक है। मैं पढ़ाते समय बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ, तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ 3-4 न्यूमेरिकल और करने हैं। ओके, हाँ, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आगे जो भी न्यूमेरिकल आएंगे ना वो सारे आएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक चार्ज को मैं रख देता हूँ और उस चार्ज पे बताइए कितना फोर्स लगेगा, व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब जो मैं बताने वाला हूँ ना वो शायद तुमने नहीं सुना होगा, और शायद अच्छा भी लगेगा, होश भी उड़ा सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, देखो ये पॉइंट चार्ज है, ओके ग्रेट। इससे जो फील्ड निकल रहा है, यानी कि मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जा रहा हूँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आगे आएगा जब बता दूंगा मैं, लेकिन आगे तो समझाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। ये होता है, ये भी किसी पॉइंट पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था 1/4 Q/r², किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो ये फॉर्मूला था, अगर उसी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ ले तो फॉर्मूला ये है, केवल यहाँ पे r² था, यहाँ पे r है, ठीक है, एक कम हो जाता है, ये आगे समझाऊंगा ये क्यों आया, ठीक है। ओके, टेंशन मत लो। अब एक्चुअल में क्या होता है पोटेंशियल, जैसे जैसे यहाँ पे सबसे हाई पोटेंशियल होता है, ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाते ना पोटेंशियल ड्रॉप करता जाता है,
अगर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट हो, मैंने तुम्हें बताया था एक सेल होती है ना, सेल में क्या है, फॉर्मूला तो यही है। अब सेल में क्या है कि जो सरफेस पे, यानी कि फॉर्मूला क्या है, एक सेल का ये होता है पोटेंशियल का, Q/R। मान लो इसकी रेडियस R थी। अब देखो सेल में सरफेस पे और इनसाइड भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होता है। ये न्यूमेरिकल में आगे कराऊंगा ये कांस्टेंट क्यों होता है, लेकिन अभी तुम सुन लो कि हाँ कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट होता है ना तो इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना है। सेल के इनसाइड, सेल होता है क्या, एक कोशिका की खोखली, होलो बॉल को सेल बोलते हैं। अगर वो भरा हुआ हो तो स्फीयर हो जाता है, सॉलिड स्फीयर। लेकिन हमारा सॉलिड स्फीयर नहीं है, हमारा अंदर से होलो है, ठीक है, तो उसको सेल बोलते हैं, SHELL, ठीक है। तो ये होलो सेल है, ये लगा लो एल्यूमिनियम की है, कॉपर की, किसी की भी है। अब इसमें क्या होता है आगे पता चलेगा। पोटेंशियल इसके हर सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे और अंदर भी किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। ओके 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 ग्रेट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आगे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कांस्टेंट होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे जीरो होता है। हम तो सोचते थे कि पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहां तो रायता फैल गया। पोटेंशियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है लेकिन पोटेंशियल से, कांस्टेंट से नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस से लेना देना है। पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे कि किसी कमरे में हर जगह सेम प्रेशर है तो उस कमरे में कहीं पे भी तुम O2 मॉलिक्यूल को रख दो और तुम सोचो कि यहां से वहां चला जाएगा, नहीं जाएगा, सेम प्रेशर है वो वहीं पे अटका रह जाएगा। इसी तरह जिस कमरे में हर जगह सेम पोटेंशियल है तो वहां पे किसी चार्ज को रख दो, वो चार्ज इधर से उधर नहीं जाएगा, जहां रखोगे वहीं पे अटका रह जाएगा, क्योंकि डिफरेंस होगा तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना। जब यहां भी 4 वोल्ट है, 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 तो वो हर जगह एक ही जगह रुका रहेगा। हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है ना। इसी तरह चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। पोटेंशियल इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, किताबों में नहीं लिखा होगा, एग्जाम में लिख के नहीं आना, लेकिन याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद रखना, पोटेंशियल इज नथिंग, इट्स ए प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, हमेशा हाई से लो की तरफ बहता है, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि यहां तो बह ही नहीं रहा था, हर जगह कांस्टेंट था, हर जगह 4-4 वोल्ट था, और जब 4-4 है तो बहेगा कहां से, नहीं बहेगा। इसलिए क्या होता है, जो पॉइंट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता जाता है। यहाँ पे कितना था, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, 7 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, ड्रॉप होता जा रहा है। अब यहाँ पे कोई, ये ऐसे लगा लो जैसे कि पहाड़ है, हाइट ज़्यादा, हाइट कम, हाइट ये हाइट, यहाँ से ऐसे नीचे लुढ़कता हुआ जाएगा, ऐसी 9 से 10 से 9 ऐसे बहता हुआ जाएगा, जैसे एयर मॉलिक्यूल प्रेशर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता हुआ जाता है। और इसकी डायरेक्शन बह रहा है, यानी कि ड्रॉप कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ये भी आगे सुनने को मिलेगा। पोटेंशियल ड्रॉप की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है, एक्चुअल में तो, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया कि जहां पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट करता है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल होगा वहां पे कोई फोर्स नहीं लगता, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो, हमें तो भाई हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सर आपने ये तो समझा दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कैसे होगा? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, राइट, वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, राइट, ओके, आई अंडरस्टैंड, डायरेक्शन भी होगी, साथ में फिर सर मैग्नीट्यूड भी होगा, बिल्कुल होगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कांस्टेंट कर सकते हैं सर, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा पॉजिटिव से, डायरेक्शन कांस्टेंट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट होगा? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और ड्रॉप हो रहा है, डिफरेंस का मतलब या तो इंक्रीज कर रहा है या ड्रॉप हो रहा है। देखो, पोटेंशियल कांस्टेंट, ये बात गांठ बांध देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप भी तो कांस्टेंट हो सकता है। अब ये देखो कैसे, ये सोचने वाली बात है। जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट होगा ना,
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। देखो जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप है, कांस्टेंट हो चाहे ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, क्योंकि मेन मुद्दा होता है ड्रॉप का 10, 9, 8, 7, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसकी क्या कंडीशन होगी? ये देखो एक प्लेट लेता हूं मैं, इस पे चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, राइट। यहाँ पे 300 वोल्ट था, 1 मीटर पे, 1 मीटर दूरी पे 275 वोल्ट, एक और मीटर दूरी पे 250 वोल्ट, एक और मीटर दूरी पे 225 वोल्ट, एक और मीटर दूरी पे 200 वोल्ट। क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? हाँ हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट के बीच में, हाँ जिन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का? 25 का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट भी है? 25 25 25 25 25। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इस पोटेंशियल 25 वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, 25 वोल्ट पर मीटर क्या होता है? याद रखना कि नहीं, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हो, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ये होगा ना डिफरेंस, उतना ही उसके अगर उसमें किसी चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? इतना लगेगा पर कूलम, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। अब मैं कह देता हूं यहाँ पे कितना, इन दो पॉइंट के बीच में 25 वोल्ट पर मीटर है, तो याद रखना इसको मैं दूसरे तरीके से क्या कह सकता हूं? 25 न्यूटन पर कूलम। दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उतना ही फोर्स किसी एक कूलम पे लगता है। अब तुम यहाँ पे लग दोगे 2 कूलम, सर मैं तो 2 कूलम रखूंगा, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा? डिफरेंस किसका था? 25। तुमने रखा 25 का, कहने मैंने क्या बताया था? 25 का डिफरेंस है तो 1 कूलम पे लगेगा। 2 कूलम रख दिया तो कितना लगेगा? 25 दूनी 50, 50 न्यूटन पर 50 न्यूटन लगेगा, ठीक है। टोटल फोर्स 50 न्यूटन, ठीक है। कि आप देखें क्या डिफरेंस कांस्टेंट है? हाँ डिफरेंस यहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25 था। अब ये याद रखना मेन मुद्दा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये मत सोचना कि ये चार्ज के पास यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, क्योंकि ये चार्ज था बड़ा वाला चार्ज, अगर मैं इसको यहाँ पे पास आके रखूंगा तो इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेना देना होता है पोटेंशियल ड्रॉप से। अगर यहाँ 25 का पोटेंशियल डिफरेंस है ना दो पॉइंट के बीच में, यहाँ भी, तो चार्ज को तुम यहाँ भी यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, क्योंकि हर मीटर पे 25-25 ड्रॉप कर रहा है, फोर्स तो उतना ही लगेगा। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यहाँ पे, इसके पास चाहे यहाँ रख दो। कोई बंदा सोच रहा होगा यार यहाँ पे रखूंगा ना तो ज्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे रखूंगा दूर लेगा तो कम फोर्स लगेगा। देखो इस डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता। 3rd चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट समझाया जाएगा। लेना देना होता है पोटेंशियल ड्रॉप का। ओके जब पोटेंशियल ड्रॉप जितनी पास में है वहां ज्यादा है और दूर जाते जाते कम हो रहा है। देखो क्या होता है पॉइंट चार्ज में, आज मैं तुम्हें यही समझाऊंगा, शायद न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, ठीक है यार, मुझे डीप में जाना जरूरी है। अब देखो ये तो एक प्लेट थी, यहां से जितनी भी फील्ड लाइन निकल रही थी वो सीधी जा रही थी, डाइवर्ज ही नहीं हो रही थी। डाइवर्ज का मतलब देखो, डाइवर्ज का मतलब ये होता है गैप बढ़ रहा है पॉइंट चार्ज से, क्योंकि स्फीयर है गैप बढ़ रहा है, लेकिन यहां गैप बढ़ ही नहीं रहा है। डाइवर्ज तो जब होती कि यहां से निकलती, ये डाइवर्ज दूर दूर फैल जाना, गैप बढ़ते जाना, डाइवर्ज हो जाना। लेकिन डाइवर्ज प्लेट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कभी डाइवर्ज नहीं होता, हमेशा सेम फोर्स सेम स्पेस में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है। तो इसका मतलब प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस चाहे किसी भी पॉइंट पे रख दो तुम, सेम फोर्स लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए फोर्स, ये सब फोर्स है, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही न्यूटन पर कूलम लगेगा। आई होप मैंने तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इससे तो डाइवर्ज हो रहा था, तो इसका मतलब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लो यहां पे 10 वोल्ट था, यहां पे 8 वोल्ट हो गया, यहां पे सीधा 5 वोल्ट हर मीटर पे। यहां पे 1 मीटर में कितना ड्रॉप हुआ? 2 का ड्रॉप हुआ, यहां पे 3 का ड्रॉप हुआ। क्या पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं, ड्रॉप तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। कभी दो, यहां जैसे जैसे दूर बढ़ते जाओगे ना, ड्रॉप में गैप कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट था, यहाँ पे 1.5 जैसे करेंगे, जैसे जैसे दूर जाओगे फिर 1 अगले मीटर पे यहाँ पे लगभग 0.1 ही हो जाएगा। इतना ज्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट नहीं है, ड्रॉप तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि 300 से 375
275, 250, 225, 200, 175, 150, 125, 100, 75, 50, 0 और 25 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेल वी अपॉन डेल आर होता है कितने का? 0 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस होगा? यानी कि एक पॉइंट पे 25 है, दूसरे पे 0 तो डिफरेंस हो गया कितने का? 25 का। वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत उतनी होगी जितनी 300 और 225 के बीच में थी। उतना ही फोर्स लगेगा जो डिफरेंस होता है 25, 25, 25 यानी कि 25 न्यूटन पर कूलम। अब ये तुम्हारे समझ में आ गया है, और आगे समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, और न्यूमेरिकल से भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल से भी डाउट तुम्हारे क्लियर कराऊंगा मैं, उसकी टेंशन मत लो। यार ये वायर कहाँ से जा रहे हैं? एक बार माइक चेक करना। ओके ओके, न्यूमेरिकल्स 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 ओके ओके, वी आर डूइंग ग्रेट, हैव पेशेंस। न्यूमेरिकल्स देखो, पहला है न्यूमेरिकल। देखो मैं इसमें करा रहा हूँ और स्क्रीन पे आ जाएगा, काइन मास्टर से एडिट कर दूंगा मैं, ठीक है? इसमें है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ 10 रेज टू पावर, यानी कि मास है 10 रेज टू पावर -3 किलोग्राम। इस मास की एक ड्रॉप है, ओके ये ड्रॉप है, ये आ रही है नीचे की तरफ क्योंकि mg लग रहा है नीचे की तरफ। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से सेट कर दिया भाई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म सेट कर दिया। इसका मतलब यूनिफॉर्म पर मीटर जो ड्रॉप हो रहा होगा ना वो कांस्टेंट होगा। यहाँ 300 होगा तो यहाँ 275, यहाँ 200, यहाँ ना 1 मिनट 300, 275, 250, 225 और यहाँ 200 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है, पोटेंशियल ड्रॉप है लेकिन कांस्टेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ओके, राइट राइट राइट, जय महाकाल। और उसके बाद में देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने बोला अरे यार, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप नीचे आ रही थी, नीचे ये सेट हो गया, इसका कांस्टेंट है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 25 वोल्ट है। अरे 25 वोल्ट सवाल में थोड़ी ना है, इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का है इसमें, उसमें चार्ज है। हाँ, इसने पूछा है कि मैं कितने पोटेंशियल डिफरेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करूं। इसने बोल दिया, ये मास दे दिया ड्रॉप का, फिर इसने बोल दिया इस ड्रॉप पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? ओके, देखो ये नीचे आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऊपर सेट है तो उसका QE लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? जब QE और mg को कैंसिल आउट कर देगा ना, तब ये ड्रॉप ऊपर हवा में लटकी रह जाएगी, ठीक है? तो उस पॉइंट पे QE = mg हो जाएगा, ठीक है? मुझे उस पॉइंट पे वो सिचुएशन निकालनी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो इसको बिल्कुल कैंसिल आउट करके हवा में लटका दे। वो सिचुएशन ये है, QE mg के बराबर हो जाएगा। हमें क्या दिया है? mg दिया है। कितना दिया है? 10⁻³ ओके। ग्रेविटी हमें 10 ले ली हमने। Q कितना दिया? 1.6। ये कितना? ड्रॉप पे इतना Q था। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कि वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रुक के खड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बस यार माइक सही एडजस्ट हो, कहीं बाद में पता चले कि 40 मिनट की वीडियो होगी लेकिन माइक सेट नहीं है। ये आगे तुम कर लोगे यार, अपना हाथ थोड़ा तंग है। ऊपर 10, ये पॉइंट वाला 10 भी, नीचे 16, इसको काट पीट के कर देना कुछ। हाँ, 1.16 × 10⁻18 इसको कर लेना। ये जो आएगा ना, ये न्यूटन पर कूलम आएगा, ये वोल्ट पर मीटर आएगा। वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम सेम बात होती है, ये मैंने समझा दिया है। अगर बोल देता है 25 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 पॉइंट के बीच में, तो याद रखना उन 2 पॉइंट के बीच में सॉरी हाँ, तो याद रखना तुम, वो बोलता है कि 2 पॉइंट के बीच में A और B के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है और ये
25 वोल्ट पर मीटर उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका सिंपल मतलब है, इसमें कोई चार्ज रखोगे तो उस चार्ज पे अगर 1 कूलाम का रख दिया, उस पे पर कूलाम 25 न्यूटन फोर्स लगेगा, 25 न्यूटन पर कूलाम लगेगा। देखो न्यूटन पर कूलाम वोल्ट पर मीटर, 25 वोल्ट पर मीटर यानी कि 25 न्यूटन पर कूलाम सेम लगे, इतना लगेगा। ठीक है, अगर तुम इसमें 1 कूलाम रखते हो तो 25 न्यूटन फोर्स लगेगा, 2 कूलाम रखते हो तो 25 दूनी 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, नेट। और ऐसे 3 कूलाम रखते हो तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा फिर 3 कूलाम यानी कि 25 या 75 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम सेम होते हैं। ठीक है, जितना वोल्ट डिफरेंस होगा उतना ही न्यूटन लगता है पर कूलाम। राइट राइट राइट, वी आर डूइंग ग्रेट। ये तुम निकाल लेना, यहाँ से जो भी कुछ आएगा उसकी यूनिट चाहे तुम वोल्ट पर मीटर रख देना या न्यूटन पर कूलाम रख देना। ठीक है, ये तुम कर लोगे। करे क्या, 16 को 1 से 0 0 0 0, 16 छिक्कम 16 5 80, 16 छिक्कम 16 दूनी 32, 5 पूछ ऐसे कुछ आएगा मेरे हिसाब से। ये कूलाम जैसे नंबर, एक कूलाम में नंबर ऑफ वो करते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो सेम कैलकुलेशन होती है। तो ऐसा कुछ आएगा, न्यूटन पर कूलाम कर लेना। ये तुम्हारे समझ में आ गया। ड्रॉप को, अगर हमें ड्रॉप को किस पॉइंट पे, ड्रॉप उस पॉइंट पे रुकेगी जहां पे ये होगा। अब याद रखना, इसने बोल दिया कि फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर पॉइंट पे इतना ही होगा, हर पॉइंट पे 0.625 न्यूटन पर कूलाम ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन क्या है कि पर मीटर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। ओके, एक न्यूमेरिकल हो गया है। एक बार माइक देख।